सुन भी नहीं रहे आज। यस सर। चलो फिर से बता देते हैं, अब रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि तुम देख पाओ। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बताने जा रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, इनको खत्म करने में आपको इन्फिनाइट टाइम लगेगा। यहाँ इन्फिनाइट टाइम का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी, जिसका कोई सेंस ही ना हो। इन्फिनाइट टाइम का मीनिंग यहाँ पे ये है कि बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक। तीसरा, ये जो है हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, हर स्टेज में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है। चौथा आप लगा लो कि हल्का सा अपोजिट फोर्स लगाने से ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से, 12 पे सुई है घंटे की, इसको 1 पर लेकर आना है और इसके जो मूवमेंट की स्पीड है इसको 1000 गुना स्लो कर लो। इमेजिन करो कि ये 1000 गुना स्लो चल रही है घड़ी। तो अब आप देख लो आप कितनी आपकी बैठ जाओ, कितनी देर तक बैठ जाओगे, आप इसको कभी भी मूव करते हुए देख नहीं पाओगे। वैसे तो आप 12 से 1 नॉर्मल, अगर मैं घड़ी का टाइम भी बोलूं कि बेटा आपको ये दिखेगी मूव करते हुए, तो आप कहोगे सर नहीं, घंटे की सुई मूव करते हुए नहीं दिखाई देती। एक बार को मिनट की सुई आप देख लेते हो, सेकंड की तो देखते रहते हो, सेकंड की तो देखते हो, मिनट की देख लेते हो थोड़ा बहुत, लेकिन घंटे की सुई नहीं दिखाई देती। फिर भी मैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हम घंटे की सुई को भी देख लेंगे, तो फिर मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि इसकी स्पीड को 1000 गुना स्लो कर लो। यहाँ से यहाँ तक जाने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो गया, वो इन्फिनाइट टाइम में कंप्लीट होगा और वो हर टाइम पे आपको लगेगा कि रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम याद है ना, बताया था इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ, तो रुका हुआ है। ठीक है। जैसे आपकी हाइट है ना, मतलब हाइट तो आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते, हाइट का एग्जांपल देना बेकार है, लेकिन इसको देखो, जैसे यूं मूव कर रहा है तो आप हल्का सा फोर्स लगाओ ये इधर मूव कर जाएगा, हल्का सा इधर लगाओ ये इधर मूव कर जाएगा, इधर लगाओ इधर मूव कर जाएगा। जबकि इरिवर्सिबल जो है वो ये होता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है और फिर सीधा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे है फिर सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार इक्विलिब्रियम में यहाँ रहेगा इनिशियल पोजीशन पे, एक बार यहाँ रहेगा फाइनल पोजीशन पे, बीच में कहीं पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ये यहाँ से यहाँ फाइनाइट टाइम में खत्म होता है। जब आप नोट्स पढ़ने अभी जाओगे, नोट्स में लिखा हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस में कि इट टेक्स फाइनाइट टाइम, वो गलत लिखा है, वहां पे लिखना है इट टेक्स इन्फिनिटी टाइम। और इरिवर्सिबल में लिखना है कि इट टेक्स फाइनाइट टाइम, यहां से यहाँ में एक फिक्स टाइम है, आ जाएगा जल्दी। ठीक है। और इनिशियल पोजीशन में रहेगा, फाइनल में रहेगा इक्विलिब्रियम में। और आप इसको यहाँ जब आता है हल्का सा पुश करके वापस नहीं भेज सकते, आपको बहुत तेज लगाना पड़ेगा तब ये यहाँ आएगा। तो ये होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस आर एक्सट्रीमली स्लो, इनफाइनाइटली स्लो, ऐसा लिखा होगा उस किताब में भी। अब आप एक काम करो, नोट्स में जाओ, नोट्स में आई थिंक 9th पेज पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की डेफिनेशन है, प्लीज एक बार पढ़ के आओ और फिर रेज हैंड करो कि हाँ सर हम पढ़ के आ गए, जल्दी जाओ। हाँ जी। सर जो रिवर्सिबल है वो थोड़ी सी हम फोर्स लगा के वो रिवर्स हो जाते हैं ना? हाँ वो वापस चले जाते हैं। तो सर इरिवर्सिबल भी तो ज्यादा फोर्स लगाने पे आ ही जाते हैं वापस। हाँ ज्यादा लगाने पे आते हैं ना, हम यहाँ स्मॉल फोर्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल फोर्स से वापस नहीं आएंगे वो। ठीक है। यस सर। हाँ पढ़ के देखो, आप डेफिनेशन पढ़ के देखो, पेपर में आ जाएगी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो आपको आना चाहिए। सर आपने एक बार बताया था कि नेचर में जितने प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। हाँ नेचर में जितने प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप उनको साफ साफ देख सकते हो और आप उनको हल्का सा पुश करके रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार पढ़ो, आप नोट से पढ़ो, आ जाएगा समझ जल्दी। और रिवर्सिबल प्रोसेस ना बेसिकली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता, वो आपको दिखाई दे ही देगा, मतलब नोटिस आप कर ही लोगे। मतलब इसके मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि अभी समझाने लायक अभी आप लोग हो नहीं, इतना ही काफी जितना मैंने आपको बता दिया, 3-4 पॉइंट है वो ध्यान रखना बस। रेज हैंड कर दिया 3 बच्चों ने। वेदांत क्या कर रहे हो बेटा, रिकॉर्डिंग जरूर करनी है।
ठीक है, चलो अब कुछ कुछ बातें मैं और आपको बताऊं, प्लीज ये बातें आपको ध्यान से समझनी है, अदरवाइज बेटा अब यहाँ के बाद से मेरी बात ध्यान सुनना, अब यहाँ के बाद से चैप्टर जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हो, बच्चा कहता है कि सर रट्टा मारना पड़ रहा है, सुनो, बच्चा कहता है सर रट्टा मारना पड़ रहा है, क्यों कहता है कि वो रट्टा मारना पड़ रहा है, और यहाँ पे भी उसके कॉन्सेप्ट जो है वीक रह जाते पड़ेगा, आपको आगे समझ आएगी चीज कि कैसे क्यों क्या हो रहा है। ठीक, अब कुछ कुछ इसमें से बातें, एक फॉर्मूला निकाला था लास्ट क्लास कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का 2.303 NRT लॉग बेस 10 V फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर ये ना करके और करके P इनिशियल अपॉन P फाइनल भी लिख सकते हो अगर प्रेशर के टर्म में फॉर्मूला दिया हुआ है तो। इस पे मैंने आपको गुलाबी बक्सा 6.4 करने को कहा था और आपने कर भी लिया था, नहीं करा तो फिर अब कर लेना भाई। 6.4 सॉल्व एग्जांपल इसी के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला था वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, ये निकाला था हमने। उसके बाद ये जो इंटरनल एनर्जी है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बहुत जरूरी है बेटा, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। क्लियर, यहां से हम बहुत कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कंडीशन रख रख के। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो वर्क डन का फॉर्मूला पुट करके दिखाओ, कैसा फॉर्मूला दिखेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दीजिए, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला दिखेगा Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ऐसे दिखेगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे ना वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, आपका एक सिस्टम था, आपने उसके अंदर एनर्जी करी और एनर्जी डालने पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि सर वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हुआ है मतलब आपने वर्क डन नहीं किया, और आप कह रहे हो एनर्जी भी बढ़ा दी मैंने। तो एनर्जी बढ़ाने के याद करो दो तरीके थे, एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके थे, एक तो हीट और एक वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V मतलब वॉल्यूम जो है चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि बेटा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, और अब बताओ कि जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी या इंटरनल एनर्जी घटी उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप कहोगे सर अगर आप ये चीज कह रहे हो जीरो है तो सर ये पूरी चीज जीरो हो गई, उस केस में सर डेल्टा यू बराबर हो जाता है क्यू के, और यहां आप लिख देते हो V। ठीक, ये क्या है, ये आप लिखोगे सर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं कहूं हीट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे हीट के बराबर। जो भी इंटरनल एनर्जी में सिस्टम के चेंज आएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ हीट, क्योंकि वर्क डन आपने किया ही नहीं। क्लियर, आराम से इसे देख लीजिए। इसके बाद एक और चीज सुनिए, मान लीजिए कि आपने ना वैक्यूम का केस लिया है, तो वैक्यूम के केस में बेटा P एक्सटर्नल जो है वो जीरो हो जाता है। अगर P एक्सटर्नल जीरो हो जाता है तो ये टर्म जीरो हो गया पूरा, या इसको अलग केस में ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं फ्री एक्सपेंशन का केस। फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है कि आप वैक्यूम लेते हो, और वैक्यूम में बेटा P एक्सटर्नल जो है वो जीरो हो गया, और बेटा फ्री एक्सपेंशन में आप अगर आइडियल गैस के लिए देखो, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल के लिए, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q भी जीरो होता है, वहां पे कोई भी हीट चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब वैक्यूम ऊपर आ गया हीट कहां से चेंज करेगा, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, किन पार्टिकल में वो हीट ट्रांसफर करेगा, तो हीट भी ट्रांसफर नहीं होती, Q भी जीरो, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है यहाँ पुट करना, पूरा जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा U यहाँ पे जीरो होता है और फ्री एक्सपेंशन आइडियल आइसोथर्मल के लिए। तो ये भी कुछ कुछ कंक्लूजन्स है, और बस बाकी तो अभी हम निकालेंगे आज की क्लास में, है ना। इतना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ मिस नहीं कर रहे, उतार लो। इतना सब कुछ हो चुका है, इसको थोड़ा सा फोकस करना है आप, ठीक है। चलो बढ़ते सर हैं इसमें बच्चों आगे। एक और केस सा दे रखा है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल सर रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। बेटा रिवर्सिबल तो ये लिखा हुआ और इरिवर्सिबल ये लिखा हुआ, देखो इरिवर्सिबल यही तो है वो
पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखा होगा उन्होंने, और तो कुछ नहीं होगा। यस सर, यस सर। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे बेटा, इसे बता रहे हैं। चलो अब अगली हेडिंग सुनो बेटा, अगली हेडिंग है इंथैल्पी। इंथैल्पी, ठीक है। अब इंथैल्पी जो है ना, समझाने के लिए तो बहुत इस पर हम बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा सिलेबस जो थोड़ा कम पीछे चल रहा है, तो हम थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी समझ लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली। देखो आपके पास एक फॉर्मूला था बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है, ये हीट होता है, ये वर्क डन होता है। अब हीट सप्लाइड करोगे तो प्लस, रिलीज करवाओगे तो माइनस, वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो प्लस, बाय द सिस्टम करोगे तो माइनस, है ना। ये तो हम कर चुके हैं, इस पर प्रैक्टिस भी करी थी हमने। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये जो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहे हो, ये कांस्टेंट प्रेशर पे करो। मैं पहले एक काम करता हूँ, एक काम करो, पहले ना इसको ऐसे लिख लो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ऐसे। डब्ल्यू की जगह ये फॉर्मूला लिख लिया, आराम से देख लो, ऐसे कर लिया मैंने। ठीक, अब क्या करो, Q को यही रहने दो, इस माइनस की चीज को वहां भेज दो प्लस में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो ये क्या है, हीट है, ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है, और ये वर्क डन है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब अगर आप ये कांस्टेंट प्रेशर पे करते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे सारा काम चल रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं एंथैल्पी, बस इस प्रकार से। तो ये कुछ भी नहीं है, एंथैल्पी कुछ नहीं है, एंथैल्पी एक तरीके का हीट ही है एट कांस्टेंट प्रेशर। लिख देता हूं यहां, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज नोन एज, हीट इज नोन एज एंथैल्पी। कितनी एंथैल्पी चेंज हुई, कितनी हीट चेंज हुई, बस ये फॉर्मूला है एंथैल्पी का बेसिकली। फिर से बता देता हूं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कर दिया, लास्ट क्लास में हमने इसको डिराइव कर रखा है। इसके बाद क्यू को यहां दिया, इसको यहां जाके प्लस भेज दिया, तो ऐसा दिखेगा। अब अगर आप इस केस को कांस्टेंट प्रेशर पे देखो, कि जो हीट है, हीट का जो भी चेंज करने के लिए ये वर्ड लिखूंगा ना, डेल्टा, ना ट्राइंगल वाला, तो हीट का जो भी चेंज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको आप फिर क्यू ना लिखकर डेल्टा एच लिखते हो, बस ये होता है एंथैल्पी। और ये फाइनली एंथैल्पी का फॉर्मूला है, एक आधा इस पे न्यूमेरिकल आएगा, वो आपको देखना होगा। इसके बाद ये भी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन मतलब ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि ये आप गैस का मॉलिक्यूल का साइज, सिस्टम का जो साइज है छोटा होगा, कम होगा तो एंथैल्पी कम होगी, और साइज बड़ा होगा तो एंथैल्पी भी बड़ी होगी। उस तरीके से आपको इसको सोचना है। अब आप एक काम करो, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी हुई है, अभी अभी भेजी थी, है ना, शायद 7-8 पन्नों की पीडीएफ है, और बाकी नोट्स भेजे हुए हैं, उसमें आपको एंथैल्पी का टॉपिक मिल जाएगा। और पढ़ के आओ, एक बार देख के आओ तो क्या लिखा हुआ है, जल्दी जाओ, नोट्स में से पढ़ लो पहले, जो पीडीएफ भेजी है ना उसमें से घर पे आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, एक बार नोट से पढ़ लो कि उसमें एंथैल्पी क्या क्या लिखा हुआ है। जाओ, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ बता देते हैं इसमें।
जल्दी से नोट्स में से इंथैल्पी पढ़ाओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। रेज हैंड कर देना पढ़ने के बाद। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि जैसे आप पूछोगे ना उतना ही मैं बता पाऊंगा, उतना ही मैं आपको समझा पाऊंगा। आप अगर पूछोगे नहीं तो फिर मैं इतना ही बता के खत्म कर दूंगा। जितना आप पूछोगे उतना मेरे अंदर से जान पाओगे कि क्या क्या होता है। सर इसके आगे भी पढ़ना, मतलब हीट कैपेसिटी? नहीं बेटा, हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है बस। सर मैं ना थोड़ी 15 मिनट्स लेट हूँ, सर बता दो तुमने क्या पढ़ाया था। बेटा अभी कुछ नहीं बढ़ाया, बस इंथैल्पी शुरू किया है। इससे पहले पीछे का वो इंट्रोडक्शन चला था कि क्या क्या हम कर चुके हैं। टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वो सब चल रहा था। शुरुआत तो यहीं से करी है। बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आप रिकॉर्डिंग का स्टार्टिंग का 5-10 मिनट का देख लेना, समझ आ सर जाएगा। उसमें कुछ डेल्टा एनआरटी भी है? हाँ वो अभी करेंगे बेटा इसकी जगह पे। और सर उसमें इंटरनल एनर्जी को लिखा। हाँ हाँ वो कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं अभी। एनआरटी है वो कर रहे हैं। चलो अब आगे सुनो, फिर से सुन लो। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे भी कह दूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट ही प्रेशर है, तो ये रिलेशन बताओ कैसा लगेगा। तो आपको कैसा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी जो है वो जीरो, मतलब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ऐसे केस के लिए डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू के। ये छोटे छोटे से ना रिलेशन मैं बता रहा हूँ, जो ये पेपर में पूछते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में डाल के कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, बताओ कौन सा रिलेशन इसमें सही है। तो आपको उस केस में याद, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा वी जीरो, और कांस्टेंट प्रेशर में ही आप क्यू को एच बोलने लग जाते हो, क्यू को एच बोलने लग जाते हो, तो यहाँ एच लिख दिया, यू का यू रख दिया। तो इस तरीके से देखना है। अब सुनो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ एनआरटी, अब यहाँ लिखा होगा एनजीआरटी। अब जी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और पहले मैं ये पुट करके दिखा रहा हूँ। तो अब आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, एनजीआरटी, ये फॉर्मूला बनेगा। अब सुनो यहाँ पे क्या क्या ये है। एनजी जो है ये है चेंज, चेंज लगा देना भाई, चेंज इन मोल्स इन गैसियस स्टेट। कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स माइनस कर देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या मैं बोल रहा हूँ जरा ध्यान से देखो। मान लो एक रिएक्शन है NH3, गैसियस है, और यहां से आपने इसको तोड़ा तो ये बना N2 प्लस 3H2, ये भी गैसियस बना, ये भी गैसियस बना, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया बैलेंसिंग के लिए। अब आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, तो प्रोडक्ट के मोल्स हैं 3 और 1 4। आप 4 बोलेंगे क्योंकि ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, सिर्फ गैसियस वाले मोल ही लेने हैं, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, ये तो सिर्फ गैस में लगेगी ना। तो पीवी जो, अगर आपने एनआरटी पुट किया है तो एनआरटी तो आप सिर्फ गैस के मोल को ही कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे गैस वाले देखो कौन कौन से हैं, तो दोनों ही गैस वाले हैं, ठीक। तो 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, 4 मोल हो गए, 4 मोल हो गए प्रोडक्ट के, NP4। और रिएक्टेंट के मोल देखो कितने हैं, 2। अब यहाँ पे पुट कर दो, 4 माइनस 2, फिर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी यहाँ पे आप 2 पुट करने वाले थे। यहाँ पे, यहाँ R की वैल्यू 8.314 पुट करी जाती है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, स्टेट्स ऑफ मैटर में 0.0821 लेते थे, क्योंकि वहां प्रेशर का टर्म था। यहाँ पे एनर्जी का टर्म है, देखो इंथैल्पी, ये इंटरनल एनर्जी सब एनर्जी है ना, तो यहाँ पे 8.314 जूल वाली लोगे, ये जूल वाली यूनिट है। और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लोगे, वो आपको अपने आप दे देगा। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी। और ये जो है ये एक तरीके का इंथैल्पी, मतलब है तो हीट ही, लेकिन आप इसे इंथैल्पी बोलोगे बस, क्योंकि इंथैल्पी मतलब हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगी उसको आप इंथैल्पी बोल देते हो। एक नया टर्म दे दिया और कुछ नहीं। क्लियर। अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। आप अपना एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी में आप देखिए गुलाबी बक्सा आपको दिख रहा होगा,
6.5 आई थिंक 6.5 है, देखो जरा। 1 मोल ऑफ वाटर ऐसे करके लिखा होगा कुछ सर मोलर। हाँ बेटा, रिएक्टेंट की साइड पे जितने भी गैसेस होंगे उन सबके मोल्स लेंगे। जोड़ देने हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे 3 और 1 जोड़ के 4 हो गया ना, वैसे यहाँ पे अगर कुछ और होते तो उनको भी जोड़ देते, लेकिन सिर्फ गैसियस वालों को, लिक्विड और सॉलिड वालों को नहीं। प्रोडक्ट साइड वाले भी जोड़ सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट साइड वाले भी जोड़े मैंने, 3 और 1 4 होता है, सारे जोड़ दो। ठीक, यस। देखो 6.5 गुलाबी बक्सा, कौन सा क्वेश्चन है बोलो, पढ़ के बताओ क्या है। सिक्स 6.5 गुलाबी बक्सा। Water vapor is assumed to be a perfect gas. Molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 यही bar है। and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius. ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पानी है ना आपका, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो आपको कह रहा है कि इसमें बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ में आपका दिमाग चलेगा कि यार चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ना सर ने ये लिखवाया था, ये लिखवाया था Q प्लस W, ऐसे लिखवाया था। लेकिन आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो ना आपको उसमें W कहीं दिखाई देगा, ना आपको उसमें Q कहीं पे दिखाई देगा। तो इसलिए फिर आपको डेल्टा यू के और भी फॉर्मूले आने चाहिए। तो एक फॉर्मूला देखो डेल्टा यू का, ये भी है। इसके अंदर ये क्या है, ये है इंथैल्पी, ये क्या है, ये है इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, ये है आपका वर्क डन। तो वर्क डन के लिए कुछ भी उसमें बोला ही नहीं है, कुछ ना उसमें प्रेशर बता रहे हैं, मतलब वॉल्यूम इतने से इतना एक्सपेंड हो गया, कुछ नहीं बताया। तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इसकी जगह आप ये लगा के देख सकते हो। आप कैसे लगाओगे, तो ध्यान से देखो। इंटरनल एनर्जी के लिए मैं पूछूं क्या लगाओगे, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे देखकर, डेल्टा एच माइनस टी आर टी। अब डेल्टा एच उन्होंने दिया हुआ है मोलर इंथैल्पी। मोलर इंथैल्पी मतलब एक मोल के लिए इंथैल्पी दी हुई है कितनी, 41 किलो जूल, तो यहाँ 41 लिख दिया, माइनस। अब देखो एनजी मैंने आपको अभी अभी निकालना सिखाया। एनजी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट में देखो मोल्स कितने हैं, 1 है। रिएक्टेंट में देखो कितने हैं, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो लिक्विड लिखा है, मैंने आपको कहा था ना गैस के मोल लेने। यहाँ तो गैस के मोल है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, गैस है ही नहीं, तो लिक्विड है। तो यहाँ पे आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा Np माइनस NR, 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, फिर आप R की वैल्यू पुट करेंगे 8.314, फिर T पुट करेंगे 373। लेकिन बेटा ये आंसर जो आएगा, ये आंसर जूल में आएगा, क्योंकि आपने 8.314 लिया है, 8.314 जूल होता है, और ये जो है ये किलो जूल में है। तो किलो जूल से जूल कभी माइनस नहीं कर सकते हो। तो क्या करना अगले स्टेप में, 41 माइनस यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये भी किलो जूल में हो जाएगा, और फिर माइनस करना, और बेटा डेल्टा यू आ जाएगा। अब एक बार आंसर पढ़ो और बताओ क्या नहीं समझ आया, आंसर पढ़ो इसका अच्छे से। सर हाँ सर 41 जूल को भी तो किलो जूल में चेंज कर सकते। हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। उसको भी जूल में कर लो, वो जूल में पहले से था, इसको जूल में कर लो, तब माइनस कर लो। मैं तो आंसर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, आंसर किलो जूल में दिया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। आपको रेज हैंड करना है बच्चों, जैसे आपको एग्जांपल देख लो, अच्छे से समझ लो, तो रेज हैंड करना है कि हाँ सर समझ आ गया, कहाँ से क्या क्या वैल्यू उठा के पुट करी हुई है। सारा खेल अब बच्चों प्रैक्टिस का है, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पे लगानी है, वरना बस कंफ्यूज हो जाओगे। हम यहाँ से मिटाना शुरू करें, सर स्क्रीनशॉट लेना हो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8.3 जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया ना। हाँ हाँ,
अब देखो अगला टॉपिक आप नोट्स में देखोगे तो आपको मिलेगा हीट कैपेसिटी। ये टॉपिक बच्चों आप पहले से ही कर चुके हो, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से सुन लो। हीट कैपेसिटी क्या होता है? मान लो एक बॉडी है और इस बॉडी का आपने कुछ इस बॉडी में भरा हुआ है, जैसे लकड़ी की बॉडी है, लोहे की बॉडी है, किसी भी चीज की बॉडी है, ठीक। इसका तापमान मान लो 40 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, इसके तापमान को 41 करना है, 41 यानी सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाना है। तो आप इसको कुछ हीट दोगे। अब इसी हीट को बेटा बोलते हैं हीट कैपेसिटी, इसी हीट को बोलना है हीट कैपेसिटी। अब आपको साफ साफ देख के लग रहा होगा कि सर ये छोटी बॉडी है तो यहाँ पे हीट कम लगेगा, लेकिन जरा नोटिस करना, अगर बड़ी बॉडी होती और इसका 40 डिग्री होता और यहां से आप इसको 41 डिग्री करना होता आपको, तो बेटा इस केस में जो हीट होती वो डिफरेंट होती, डिफरेंट देन प्रीवियस, इससे तो डिफरेंट होती। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो हीट कैपेसिटी है ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। सिस्टम छोटा तो ये भी कम होगी, सिस्टम बड़ा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री से तापमान बढ़ाना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी बड़ी बॉडी के लिए। तो बच्चों ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। ध्यान से सुन लीजिए आराम से अच्छे से। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट कर लीजिए। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आप लिखेंगे हीट चेंज अपॉन में टेम्परेचर चेंज, ऐसे हीट चेंज अपॉन में टेम्परेचर चेंज। देखो अभी आपको हजम नहीं हुआ होगा फॉर्मूला, मैं आपको हजम करवा देता हूँ। मान लो कि आपने एक बॉडी था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बॉडी थी जिसका तापमान था लेट इट बी 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आपने इसका तापमान कर दिया बेटा 45 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री बढ़ा दिया, और 5 डिग्री बढ़ाने पे ना आपने 500 जूल की हीट इसको दी है। तो आप मुझे बताइए कि 5 डिग्री बढ़ाने पे 500 जूल लगा, तो 1 डिग्री बढ़ाने पे कितना जूल लगता, कैसे करोगे इसको? 5 डिग्री 100 बढ़ाने पे 5, हाँ लेकिन करा कैसे इसको? डिवाइड डिवाइड। तो आप यही तो कह रहे हो कि सर जितना आपने हीट डाला है, तो हीट तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, चेंज इन हीट, कितना हीट बढ़ा रहे हो 500 जूल, और टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हो 5 डिग्री, तो यहाँ 5 डिग्री लिख दो, और फिर 500 को 5 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू आ गई 100, मतलब 100 जूल जो है वो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस या बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान बढ़ाना है, 1 डिग्री तापमान जो बढ़ाना है, उसके जो हीट चाहिए वो चाहिए 100 जूल। कैसे आया? जितनी ही हीट डाली है, जितना टेम्परेचर बढ़ाया है, दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 डिग्री के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला समझ आया और ये चीज भी समझ आई। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलो अब बढ़ रहे हैं आगे बेटा। अब आ जाओ बेटा, अगला टॉपिक मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? सेम बात ही है, एक मोल के लिए, एक मोल का जो बॉडी है, एक मोल बॉडी, इसका आपको 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है बस, और जो इसमें हीट लगेगी उसको आप कहोगे मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक बॉडी है जिसके अंदर 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस जिसका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, और आप इसका तापमान जो है 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का 41 डिग्री कर रहे हैं, और आपने हीट दी है कुछ, बस इसी हीट को आपको कहना है मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? अब फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे C लिखोगे और उसके बाद यहाँ लिख दोगे डेल्टा Q, तो पहले से ही वो फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे N और लिख दोगे, N मतलब मोल्स। मान लीजिए यहाँ पे 1 मोल से यहाँ 5 मोल होता, तो मैं तो ये कहूँ ना कि 1 मोल से 5 मोल भी हो गए, 1 मोल के लिए कितना होगा, तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे। तो देखो 5 से डिवाइड करा हुआ है, ये इस तरीके से फॉर्मूला है, आराम से देख लो। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताइए एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब जब आप इसको हीट कर रहे हैं ना,
तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू के एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्यों सर, ये कहां से आया सर? याद करो, इसमें फॉर्मूला होता है ना माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, और तुम कह रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये टर्म जीरो हो गया, और ये टर्म जीरो हो गया तो डेल्टा यू बराबर क्यू हो गया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यू की जगह पे आप डेल्टा यू पुट कर सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो एन डेल्टा टी, और यहाँ इसको लिखोगे सीवी। सीवी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन में एन, एन मतलब मोल्स जितने भी दे वो आपको, और चेंज इन टेम्परेचर। तो फॉर्मूला तो बेसिक ये है, लेकिन इसको घुमा के ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर ये ध्यान रहे तो। इसके बाद अगर बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर की, इसमें वॉल्यूम तो constant सेम pressure- रहेगा ना, ऊपर वाले में टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। हाँ वॉल्यूम सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज अगर होता रहे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन में एन डेल्टा टी। अब मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर कांस्टेंट पे हमने अभी भी पढ़ा था कि हीट को हीट नहीं बोलते, इंथैल्पी बोलते हैं। तो फिर